हे कॉमर्शियंस, मुझे पता है कि तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम है और जब भी मैथ्स या फिर अकाउंट्स का एग्ज़ाम होता है तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लास्ट में एक ना सेल्फ डाउट ज़रूर होता है बच्चे के अंदर कि भाई मेरा कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितना टफ पेपर आएगा, अगर ज़्यादा टफ आ गया तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब बहुत सारा ऐसा मैसअप चलता होता है और एक सेल्फ डाउट हमेशा बना होता है कि भाई कैसा पेपर जाएगा। पर अगर ऐसा हो कि हम सबको पता चल जाए कि पेपर कैसा आने वाला है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि पेपर आता कैसे है, कहाँ से आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये पता करना अगर किसी एक बच्चे को तो वो कैसे पता कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स देता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तो आप भाई सेफ प्ले कर रहे हो। अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करी हैं तो अभी भी आप डेंजर जोन में हो। ठीक है, डेंजर जोन में हो, मतलब समझ रहे हो ना वाला। तो यहाँ पर अपन सबको कोशिश करना है कि जो भी मैं चेक पॉइंट्स दे रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम आप कवर कर चुके हो, और जो चेक पॉइंट्स आपने कवर नहीं किए हैं वो आपको आने वाला जो आपका भी गैप चल रहा है ना, अभी भी गैप ही चल रहा है मैथ्स के एग्जाम के लिए, उसमें आप कवर करो। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला चेक पॉइंट आ जाता है दैट इज़ हमारी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए भले ही नहीं हो, ना तुम अकाउंट्स में कभी एनसीईआरटी देखते हो, ना ही तुम बिजनेस या इको में, या फिर अगर मैथ्स साइंस वाले हो तो उनका नहीं पता मुझे। बट मैथ्स में एनसीईआरटी बुक जो होती है वो उनकी भगवान होती है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया है तो इससे आपकी दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सबसे पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ हो जाती है कि आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा, मतलब इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा इसी से क्वेश्चन आएंगे, बट आपका 70% ऑफ द सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर कर देगी। ठीक है, तो इसको करना सबसे पहला आपका टास्क होता है। तो अगर आपने ये कर लिया है तो भैया अपने आपको एक नंबर दे दो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक में भी क्या सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात आपके एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे, वो सॉल्व करना है जिसकी टीएस में करते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा एग्जाम्पल के साथ आपकी एक्सरसाइजेस, जो आपको एक्सरसाइजेस दी रहती हैं, जो कि मुझे अपने टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने 10th तक ही मैथ्स किया, उसके बाद नहीं किया भाई। ठीक है, अच्छा भाई आप कैसे बता रहे हो, तो ये टॉपर से, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात करी, उनसे नोट्स लिए, मैंने कहा यार इनसे भी लेकर के बता सकते हैं, क्या दिक्कत है। एंड प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो प्लीज़ इनको सॉल्व कर लें। तो ये 3 चीज़ों से आपके एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इतना करना, मतलब हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कंपलसरी टू डू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार ये चीज़ हो जाती है तो मैं सेकेंड चेक बॉक्स पे चलता हूँ, दैट इज़ मेरी एनसीईआरटी है जिसकी एग्जाम्पलर होती है। ये सब लोग जानते होंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बस थोड़ा सा पानी लो और उसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज और सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात आ जाती है कि भैया मेरे पास टाइम तो बहुत कम बचा है, तो अगर मैं तुम लोग की जगह होता तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एज एन ऑप्शन रखता। यानी कि अगर मैंने एनसीईआरटी बुक को बहुत सारा कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने 90% ऑफ द एनसीईआरटी बुक आज तक कंप्लीट कर ली है और मेरे पास अब 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, हाँ मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को टच ज़रूर करूँगा। बट अगर मेरी एनसीईआरटी बुक ही कंप्लीट नहीं है तो फिर इस पर कैसे जाओगे? फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं, सेकंड में कैसे जाओगे? तो इसके लिए आपके लिए एक टिप है, अगर आपकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, आपको पता ये चैप्टर मेरे से बहुत अच्छे से बनता है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो उसके लिए, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है, जो आपकी वीक पोर्शन है, जो आपको लगता नहीं यार अभी तक इसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, उसके लिए जाओ एनसीईआरटी बुक पे। ठीक है, तो आपका वीक एरिया वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद टाइम बचता है सो प्लीज़ उसके बाद ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ले लेंगे, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैक बेंचर्स बैच 2023 है, इसको मैंने ही लॉन्च किया है कॉमर्शियल टॉक्स पे, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर हम अपनी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बोर्ड्स का रिवीजन दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको वीकली टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस शीट्स देंगे, मॉक्स देंगे। इसके अलावा
आपको एक 24 आवर्स का ग्रुप बना दिया है जहाँ पर आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करके मैं यहाँ पर आपको टीच भी करूँगा, यानी आपको हर चीज़ मिलने वाली है। और अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में आते हो जो कि रजिस्टर करते हैं तो आपको ये कोर्स 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे रहेंगे उनको 999 रुपीज़ में मिलेगा, यानी कि 999 रुपये में मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कोर्सेज़ हैं। ये कोर्सेज़ मैंने उन सारे बच्चों के लिए बनाया है जो कि मुझे पैसा तो नहीं दे सकते पर अपना डेडिकेशन और अपनी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट आपका जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया। थर्ड आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बता सकती है कि आपका पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यही जो चीज़ होती है ये हर एग्जाम में काम आती है। आप यूपीएससी का एग्जाम देख लो, आप कोई भी एग्जाम देख लो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता हैं, अगर आपने एनालाइज किए हैं तो यस यू कैन प्रिडिक्ट कि मेरा पेपर ऐसा आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सीबीएसई हर साल पेपर निकालती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके नेट पर डले होते हैं, जा कर के देखो। अब आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर करना है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के भी कर लेते हो ना, मतलब 5 भी कर लेते हो ना, बहुत सही है। 5 साल के आपने लास्ट कर लिए, देखो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। हम इवन अकाउंट्स में भी सेम चीज़ करते हैं, इसलिए हमको पता होता है कि अकाउंट्स में पेपर कैसे आने वाला है। तो हर कोई क्या करता है, लास्ट 5 साल के 10 साल के पेपर को देखता है कि अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ऑफकोर्स ही बात है इस टॉपिक से वही क्वेश्चन आएगा। नाम चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर टाइप तो वही रहता है ना, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और अकाउंट्स में। सो प्लीज़ इसको आपको खुद से करना है। भैया आप ही दे दो, मतलब हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, आप ही दे दो। देखो अगर मैं दे दूंगा ना, तुम्हारे लिए वो एक रटने वाली चीज़ हो जाएगी। समझ रहे हो कि मैंने तुमको दे दिया ये 4 क्वेश्चन कर लो, अब उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी नहीं आया तुम कहोगे अरे यार भैया ऐसा, यार आपने तो गलत दे दिया। होता क्या है, जब तुम खुद से करते हो ना तो तुमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेरी जो इतनी बड़ी बुक है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देन फोर्थ आ जाता है आपके सैम्पल पेपर्स। जो सीबीएसई ने इस साल का लेटेस्ट सैम्पल पेपर निकाला है वो तो करके ही जाओगे और अभी तक कर चुके होगे, आई फील सो पहले से। इसके अलावा अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया, एड्यूकार्ट हो गया, फलाना ढिमका जो भी हो, सब जगह के आपको सैम्पल पेपर जो अच्छे सॉल्व कर लेने हैं। तो ये अगर ये चीज़ कर लेते हो तो आपको आधा सा पेपर तो समझ में आएगा कि कहाँ से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप इतने सारा सब कुछ कर चुके हो। तो ये दोनों आपके पेपर प्रेडिक्ट करवाएंगे, ये दोनों आपके बेसिक्स कंप्लीट करवाएंगे, फंडामेंटल्स कंप्लीट करेंगे। और अगर ऐसा कर लिया तो बहुत सही रहेगा। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिसको हम 80-20 रूल बोलते हैं। ये सबको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। आपका जो पेपर है वो आपकी बुक का सिर्फ और सिर्फ 20% से बनने वाला है। अगर आपकी बुक में 100% सिलेबस है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ही आपकी एग्जाम में है, उसमें आएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, इनसे पता चलेगा। ठीक है, कि 20% मेरा यहाँ से आएगा, उसको करके चले जाओ, बेस्ट है। ओके, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मैथ्स एग्जाम। सबसे पहली बात, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखो। चैप्टर्स लिखो, एक जगह पर अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक जगह पर ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और वीक। यहाँ सारे चैप्टर्स लिखो स्ट्रॉन्ग वाले, यहाँ सारे चैप्टर्स लिखो वीक वाले। जब दोनों को लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से बनते हैं, इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, वीक वाले समझ में आएंगे। अब देखो वीक वाले में भी एक चीज़ ध्यान रखना, वीक चैप्टर्स में ज़रूरी नहीं होता तुमसे पूरा चैप्टर ना बनता हो, उसमें से कुछ टॉपिक होगा जो तुमसे नहीं बनता होगा, एक दो कुछ सवाल होंगे जो नहीं बनते होंगे, जाकर के अपने मैथ्स टीचर के पास जाओ और तुरंत जाकर के पूछ लो, वो बनने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना है तो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स पहले करो। ठीक है, जिसकी फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं, उसके साथ ही आपको डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन करना है। तो ये सब क्या है, सब इंटर रिलेटेड है। उसको करा, इसको करा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कॉम्बो बना दो कि आज के दिन सुबह के टाइम पर मुझे 3 घंटे सिर्फ ये करना है, तो आपका जल्दी ये चीज़ खत्म होगा। देन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है, खासकर जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, जो कि 11th तक 12th तक टॉप करते हुए आ रहे हैं, जिनने अभी तक अपने जितना भी स्कूल के एग्जाम हुए प्री बोर्ड तक टॉप किया है, मैं तुमको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आती है सारे टॉपर्स के साथ कि वो अपने आप को महान समझते हैं, पहली चीज़। सेकंड चीज़, वो ये समझते हैं कि हमने बहुत प्रैक्टिस करके रखी हुई है, हम बहुत बड़ी कोचिंग जाते हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी हुई है, हम तो ये जाते हैं, हमने तो ये शीट करी, वो शीट करी, हमसे तो बहुत अच्छा बनता है। तो इस चक्कर में ना वो 2 गलतियाँ करते हैं।
पहला, एग्जाम के पहले बेसिक्स क्वेश्चन को छोड़ करके बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो जो मैथ साइंस वाले होते हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि जेई लेवल बहुत टफ होता है, 12th का लेवल बहुत कम है। तो भाई पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहली चीज़। बेसिक क्वेश्चंस को नहीं भूलना है, बेसिक क्वेश्चंस को करना है, तुम्हें आंसर पता हो तब भी करना है, ठीक है, तब भी करना है, क्योंकि वो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यू कैन जस्ट सॉल्व इट इन 1-2 मिनट्स, ठीक है, 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी ईगो पर नहीं लेना है कुछ। ये टॉपर साथ बहुत दिक्कत होता है, क्या हो जाता है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखा और सॉल्व करने बैठ गए, अब नहीं सॉल्व हो रहा है, ईगो पर आ गया। मैंने तो 1 साल से 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा, पड़ गए उसके पीछे, 1 घंटा 2 घंटा उसी में वेस्ट कर दिया। ये चीज़ अकाउंट्स में भी बच्चे गलती करते हैं। तो कभी भी ईगो पे सवाल को ना ले, नहीं बन रहा है एक्सेप्ट करो, मेरे से गलती हो सकती है, आपने 1000 क्वेश्चन करें बहुत अच्छी बात है, पर गलती हो सकती है। आई विल गो टू माई टीचर, आई विल गोइंग टू आस्क यार इसमें क्या दिक्कत है, वो आपको 1 सेकंड में 10 सेकंड में बता देंगे आपकी ये गलती है। सीख लो ना, क्या दिक्कत है, गलती करना अच्छी बात होती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज जो सबको पता होता है, दैट इज फॉर्मूलाज। ये लिख भी देता हूँ मैं, फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे भैया हम तो थोड़ा सा ना ये हाथ वाथ के पास या फिर कहीं पर ऐसे लिख विख के चले आएंगे बॉडी पर, या फिर अपनी बेंच पे लिख देंगे। तो आज ही शायद साइंस का एग्ज़ाम था और आज ही एक जो लड़की है वो हमारे मतलब स्कूल में थी, तो वो पकड़ चुकी है, उसका चीटिंग करते पकड़ा गई। वो बहुत सारे से 5 पेज का लेकर के आई थी, उसका तुरंत फ़ोटो वोटो खींच करके सब कुछ सेंड कर दिया गया है बोर्ड्स में, सीबीएसई के पास। एंड आई थिंक सो वो 3 साल तक पेपर नहीं दे पाएगी। कोई बात नहीं, बड़ी दुखद कहानी है। बट अगर ये चीज़ ध्यान रखना तुम कि चीटिंग और स्मार्टनेस में डिफरेंस क्या होता है। अगर पकड़ा गए तो चीटिंग है, वरना स्मार्टनेस है। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो मेरे बोलने ना बोलने से तुम लोग चीटिंग तो करने नहीं वाले, तुम लोग तो चीटिंग करते हैं, चीटिंग करने वाले चीटिंग करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करो, अगर कर भी रहे हो तो ऐसे करो कि पकड़ाओ नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगा करके जाना। फॉर्मूलाज आप लिख करके कभी कभी बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कर रहे हो तो अच्छे से करना फिर, ताकि अपने जूनियर्स को बता सको कि देखो ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेट करो। अगर पकड़ा गए तो गलत एग्जाम्पल सेट कर दो कि फिर तुम्हारे कारण कोई और भी चीटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दे इस बात को। ओके, देन आता है सॉल्व फुल क्वेश्चंस इवन इफ़ यू हैव सॉल्व्ड इट बिफोर। अच्छे से पहले भी अगर किया है तो कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और किसी स्टेप पर आपको दिक्कत आ जाती है, ठीक है, स्टेप पर दिक्कत आ जाती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी स्टेप पर दिक्कत आ जाती है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्लीज़ जाओ अपने टीचर के पास, तुरंत उसको हाईलाइट करो, उस चीज़ को पूछो, इग्नोर नहीं करना है, पूछना बहुत है। अपने मैथ्स टीचर को परेशान करो जा करके, ठीक है। ओके, देन आपका नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ें हो जाती है वो जल्दी से बता देता हूँ। नाउ लास्ट चीज़ हो जाती है आपको अगर ये जानना है कि मैं स्ट्रॉन्ग और वीक आपको समझ में आ गया। अब आप वीक चैप्टर्स में कंफ्यूज हो कि पहले इस चैप्टर को करूँ कि पहले उस चैप्टर करूँ, तो उसकी मार्किंग स्कीम देख लो, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी आप चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि इस चैप्टर में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें नहीं देना है। जैसे हम शेयर्स के उस पर करते कि भाई शेयर्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो पहले उसको करो, उसके बाद गुडविल वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि वो ऐसी चैप्टर है, ठीक है। तो वेटेज जिसका ज़्यादा होता है उस पर अपन को ज़्यादा ध्यान देना है। देन एक बच्चों वाली चीज़ जो कि हम सबको पता है पर तब भी हम नहीं करते हैं। अगर आपको मैथ्स में आपने कोई भी क्वेश्चन देगा, ठीक है, ये अकाउंट्स और मैथ्स सब सेम ही होता है, बाकी बस चैप्टर्स अलग है, बाकी सब पेपर पैटर्न सब सेम ही होता है। होता क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल सब कुछ भूल करके, क्योंकि हमको एकदम से एंग्जाइटी होने लगती है कि ये मेरे से बन नहीं रहा, 1 मिनट के लिए शांति से अपनी आंखें बंद करें और अंदर रिमाइंड करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, क्या स्टेप हो सकता है, कुछ भी क्लोजेस्ट चीज़ उससे जो याद आ रही हो उसको अपने दिमाग में लाओ। और दिमाग में लाने के बाद आपको ये देखना है कि कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो क्लोजेस्ट चीज़ लिख दो वहाँ पे अभी के लिए। अगर नहीं आ रहा, कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक हो, आगे बढ़ जाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट दे दो उस क्वेश्चन को, वरना आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे जा करके लास्ट में तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन करो। अगर तुमसे बिल्कुल भी लास्ट में भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जस्ट राइट द फॉर्मूला। अगर तुमको गलत भी लग रहा है फॉर्मूला, गलत लिख करके उसको कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओ। उसका रीज़न ये है कि स्टेप मार्किंग होती है, और कभी कभी अगर आप लिख देते हो ना, अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। पर कुछ लिख दोगे, गलत भी लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाते हैं। कॉलेज एग्जाम में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम तो पूरा गलत लिख करके आते हैं, तब भी हम एटलीस्ट अच्छे नंबर ले आते हैं, ठीक है। ये बोलना नहीं चाहिए वैसे, कोई नहीं। उसके बाद फिर फॉर्मूला आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर वही चीज़ है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ आपको क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ समझा दी हैं।
सबसे पहले एनसीईआरटी बुक जो है उसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस सब कुछ अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाना है अगर टाइम बचे तो, वरना इसको स्किप करके आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छे से करना है, जैसे द मस्ट डूइंग थिंग वाली चीज़ है कि बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। और सैम्पल पेपर इसके बाद सॉल्व कर लेना है। ये कर लोगे तो ये तो अपने आप ही बहुत ही ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देखना है, स्टेप पे मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग पर ध्यान देना है, अच्छे से सॉल्व करना है। आपको जो इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अलावा अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को देखो, उसके हिसाब से आपको चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना है, मार्किंग स्कीम को भी देखो, प्रायोरिटाइज करना है। अब बात आ जाती है कि भैया इतना सब तो जान लिया है पर अभी भी डर लग रहा है, अभी भी ये सब है। तो देखो डर क्यों लगता है, क्योंकि हम ना अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे अगर मैथ्स में अच्छा आ गया तो मेरा स्कोर अच्छा बन जाएगा, क्लास में रैंकिंग अच्छी आएगी, सोसाइटी बहुत अच्छा बोलेगी, इतनी सारी मेहनत करी है पूरे साल तो मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ रिजल्ट मेरे को मिले। ऐसी ऐसी चीज़ें आती है दिमाग में। बट देखो अभी इन सब चीज़ों का मैथ्स एग्जाम से कोई भी रिलेशन नहीं है, इवन किसी भी एग्जाम से रिलेशन नहीं है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, तो होगा क्या कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा या तो लालच आएगा। इट इज़ कॉल्ड फियर और डिज़ायर, वही वाली चीज़ होती है। तो अगर तुम बहुत अच्छा कर पा रहे हो अभी मैथ्स के लिए और तुम ये सब सोचोगे, तुम्हें लगेगा वाह भाई अब तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा, इससे का और जो तुम्हारा जो मैथ्स का एग्जाम है उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी मैथ्स में अगर मैं तुमसे एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने आप से यही पूछो मेरे मैथ्स के एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, अपने आप से बार बार पूछो। और जब तुम ये कर रहे हो ना तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छे से आ सकती है, तो उसको क्रैक करना है कि क्या आ सकता है। तो अपने आप को पूछते रहो कि यार हाँ यार क्या मेरी पढ़ाई सही जा रही है। बार बार पूछो अपने आप से क्वेश्चन, क्या आज मैंने लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या मैंने वही क्वेश्चंस किए हैं, कहीं मैंने टाइम तो वेस्ट नहीं किया। अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछो ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ यार तुम पास जाते जाओ अपने मैथ्स एग्जाम के और पता चले वही क्वेश्चंस आ जाए और बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और अगर तुम मुझसे डिफ़िकल्टी लेवल पूछते हो मैथ्स की अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए यहाँ पे, ईजी तो नहीं बोल सकता हूँ, मीडियम पेपर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो कि टॉपर से डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी अच्छा पेपर आएगा। ऐसा नहीं होगा बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता, वरना मैथ्स साइंस वाले आधे फेल हो जाएंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स में तो इनका खराब ही जाना है, तो इनका ना मैथ्स बहुत अच्छी उम्मीद होती है। तो मैथ्स साइंस वाले मैथ्स बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स अच्छा खासा पेपर आता है। अगर आपने कोर मैथ्स लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अप्लाइड लिया है उसके लिए भी सेम टैक्टिक्स चलते हैं। बेसिक्स पे फोकस करना है, फिर अपने जो सैम्पल पेपर्स है उसको सॉल्व करना है। सर इसी के साथ आज की वीडियो में हमने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें की है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपकी अभी भी मैथ्स में बहुत सारे डाउट्स हैं तो हमारे पास बहुत सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं। आपको बस हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करना है या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। हमारे ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो यार इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, यानी कि शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।